नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 14 की क्लास कर रहे थे और आज अध्याय 14 की अंतिम क्लास है। आज की क्लास में अध्याय 14 की सभी धाराएं समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद अध्याय 14 की एमसीक्यू क्लास और आएगी और आज हमारी 50वीं क्लास भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज धारा 322 से शुरुआत करेंगे। धारा 322 में क्षमता ना होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा को निम्न पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह धारा थोड़ी बड़ी है जिसे हम एक एक करके सभी पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे। पहला पॉइंट है, यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि कोई नगरपालिका अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है या उनका बार बार व्यतिक्रम अर्थात उल्लंघन करती है या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है, तो राज्य सरकार कारण बताते हुए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसी नगरपालिका का विघटन कर सकेगी। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि राज्य सरकार को जब यह ज्ञात हो या राज्य सरकार को जब यह समाधान हो जाए कि जो नगरपालिका है वह अधिनियम के अधीन जो भी कर्तव्य उसको सौंपे गए हैं उनका सही प्रकार से पालन नहीं कर रही है और आगे बात कही गई है कि बार बार उनका उल्लंघन कर रही है, अर्थात जो भी कर्तव्य उसको सौंपे गए हैं उनका उल्लंघन कर रही है, नगरपालिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात आदेश में तारीख भी दी गई होगी, उस तारीख से नगरपालिका को विघटित कर सकेगी। ऐसा पहले पॉइंट में दिया गया है। आगे पढ़ते हैं, परंतु इसके अधीन कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक नगरपालिका को अपने अध्यक्ष के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा सुने जाने का युक्ति युक्त अवसर प्रदान ना किया जाए। तो इस लाइन का अर्थ यह हो जाएगा कि राज्य सरकार जो कार्यवाही करने वाली है अर्थात नगरपालिका को विघटित करने वाली है, तो राज्य सरकार ऐसा करने से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और उसको सुनने का एक युक्ति युक्त अवसर अवश्य प्रदान करेगी और जब तक अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक राज्य सरकार ऐसी कार्यवाही नहीं करेगी। तो इसका अर्थ यही है कि जब भी राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने वाली है विघटन इत्यादि की, तो उससे पहले वह एक बार नगरपालिका को अवसर देगी और उस स्थिति में नगरपालिका का जो अध्यक्ष है वह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा और अपनी बात को राज्य सरकार के समक्ष रखेगा। तो यह इस लाइन का अर्थ हो जाएगा। बाकी इस धारा में जो भी शेष बातें हैं उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे धारा 322 में यह पॉइंट दिया गया है, परंतु इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक राज्य सरकार ने नगरपालिका के विरुद्ध आरोपों को स्पष्टता लेखबद्ध करते हुए विवरण तैयार ना किया हो तथा विहित रीति से जांच करने तथा निष्कर्ष निकालने के लिए विहित रीति से गठित अधिकरण जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होंगे को ना भेज दिया हो, या दूसरा पॉइंट है जब तक कि वह ऐसे निष्कर्षों के अनुरूप ना हो। अब इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए। यहाँ हम उस आदेश की बात कर रहे हैं जो राज्य सरकार नगरपालिका को विघटित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित करेगी। तो यहाँ दिया गया है कि राज्य सरकार ऐसा आदेश जब तक नहीं निकालेगी जब तक राज्य सरकार सबसे पहले नगरपालिका के विरुद्ध जो आरोप होंगे उनको लेखबद्ध करते हुए एक विवरण तैयार करेगी और विहित रीति से जांच करवाएगी और उसका परिणाम जानने के लिए विहित रीति से एक गठन अधिकरण जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होंगे उसको ना भेज देगी। और इसको सीधे सीधे अर्थ में समझें तो इसमें आप इस प्रकार समझिए कि राज्य सरकार
कोई भी विघटन का आदेश निकालने से पूर्व नगर पालिका पर जो भी आरोप हैं उन सभी आरोपों को लेखबद्ध करते हुए एक विवरण तैयार करेगी और नगर पालिका के विरुद्ध जांच करवाएगी। तो जो विवरण तैयार किया गया है और जो जांच करवाई गई है उनके जो भी परिणाम निकल के आएंगे उन पर निष्कर्ष निकालने के लिए या फैसला लेने के लिए एक अधिकरण गठित किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और कम से कम 2 सदस्य होंगे। तो जो रिपोर्ट और विवरण तैयार किया था और जांच के बाद जो रिपोर्ट आई होगी उन दोनों को राज्य सरकार उस अधिकरण को सौंपेगी और वह अधिकरण फैसला लेगा कि नगर पालिका पर लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं। यदि नगर पालिका वास्तव में ही अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करती है या असक्षम पाई जाती है तो फिर नगर पालिका को विघटित करने का आदेश दे दिया जाएगा। तो यह पॉइंट 1 के अंदर बताया गया है। दूसरा पॉइंट है जब तक कि वह ऐसे निष्कर्षों के अनुरूप ना हो। तो इसका अर्थ भी यही हो जाएगा कि जो आदेश राज्य सरकार निकालने वाली है वह जो अधिकरण के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होगा उसके अनुरूप ही होगा। आगे स्पष्टीकरण में दिया गया है, यदि किसी कारण से नगर पालिका में रिक्तियों की संख्या स्थानों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक हो तो नगर पालिका को अधिनियम के द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम नहीं समझा जाएगा। तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि हमने सबसे पहले जब धारा की हेडिंग पढ़ी थी तो उसमें दिया गया था कि या तो नगर पालिका सक्षम नहीं है अपने कार्य करने में या फिर 2/3 से कम संख्या है। 2 चीज़ें दी गई थीं। तो पहले पॉइंट में हमने पढ़ लिया कि जब नगर पालिका अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से पालन नहीं कर रही है, शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। साथ में हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा कि नगर पालिका कर्तव्य पालन में सक्षम नहीं है। तो कर्तव्य पालन में सक्षम नहीं है उसका स्पष्टीकरण यहाँ दिया गया है। इसमें यह दिया गया है कि जो नगर पालिका में सदस्यों की संख्या होती है, जो नगर पालिका बोर्ड के संबंध में बात करें तो सदस्य चुने जाते हैं, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। इसी प्रकार नगर परिषद में पार्षद और नगर निगम में निगम पार्षद चुने जाते हैं। तो उनकी जो संख्या है, यदि रिक्तियां की संख्या अर्थात जो खाली पद हैं उनकी संख्या यदि कुल संख्या के 2/3 से अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उस नगर पालिका को असक्षम मानेगी, अर्थात नगर पालिका कर्तव्यों का पालन करने में असक्षम होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त संख्या ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसको सक्षम नहीं समझा जाएगा। अब आगे का आप दूसरा पॉइंट देखिए जिससे आपको और क्लियर होगा। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ कि राज्य सरकार किसी नगर पालिका को विघटित करेगी यदि किसी भी समय उसके निर्वाचित सदस्य उसके कुल सदस्यों के 2/3 से कम रह जाएं। अब आप दूसरा पॉइंट देखिए, आपको यह पॉइंट और क्लियर होगा कि राज्य सरकार किसी नगर पालिका को विघटित करेगी यदि किसी भी समय उसके निर्वाचित सदस्य उसके कुल सदस्यों के 2/3 से कम रह जाएं। तो इसका अर्थ यही होगा, पहले स्पष्टीकरण में हम देख रहे हैं कि जब संख्या कम होगी अर्थात रिक्तियों की संख्या 2/3 से अधिक हो जाएगी तो नगर पालिका सक्षम नहीं मानी जाएगी। और दूसरे पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उस नगर पालिका को विघटित कर देगी। उम्मीद करता हूँ यह पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इस धारा में कुछ पॉइंट और शेष हैं जिन्हें हम अभी आगे देखेंगे। धारा 322 में आगे तीसरा पॉइंट है, जब किसी नगर पालिका को विघटित कर दिया जाए तो निम्न परिणाम होंगे, जिसमें का पॉइंट दिया है, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य विघटन की तारीख से अपना पद रिक्त कर देंगे, किंतु इससे उनके पुनर्निर्वाचन या पुनर्नियुक्ति की उनकी पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट का यदि हम अर्थ समझें तो पॉइंट नंबर 3 में यही बताया गया है कि जब नगर पालिका विघटित हो जाएगी तो उसके बाद क्या क्या परिणाम होंगे, जिसमें पहला पॉइंट यह बताया गया है कि नगर पालिका यदि विघटित हो जाती है तो उसके जो अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था और जो अन्य सदस्य थे उन सभी को अपना पद खाली करना होगा और पद रिक्त करना होगा। लेकिन इस प्रकार पद रिक्त करने से उनके पुनर्निर्वाचन और पुनर्नियुक्ति अर्थात जब दोबारा कभी निर्वाचन या चुनाव होंगे तो वही सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, उनकी इस पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
तो यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला खा पॉइंट है, विघटन की कालावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति नगरपालिका की शक्तियों व कर्तव्यों का पालन प्रशासक के रूप में करेगा। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि जब नगरपालिका का विघटन हो जाएगा तो उस समय राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति नगरपालिका की शक्तियों व कर्तव्यों का पालन करेगा और वह प्रशासक के रूप में कार्य करेगा। तो यह पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब धारा 322 का चौथा पॉइंट देखिए, नई नगरपालिका के गठन के लिए निर्वाचन विघटन की तारीख से 6 माह की समाप्ति से पूर्व होना चाहिए। तो इस प्रकार के नियम हम पहले भी धाराओं में पढ़ चुके हैं, जब शुरुआत की धाराओं में हमने पढ़ा था। तो इसका अर्थ यही हो जाएगा कि जो नई नगरपालिका का गठन किया जाना है और जो पुरानी नगरपालिका थी जिसका विघटन हो गया, तो जब विघटन की तारीख थे उससे 6 माह की समाप्ति से पूर्व नई नगरपालिका का गठन हो जाना चाहिए या कर लेना चाहिए। यह पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है। नंबर 4 में आगे बताया गया है, परंतु जहां विघटन के बाद पालिका का शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो तो निर्वाचन नहीं होगा। इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए कि जो नगरपालिका कार्य कर रही थी और उसको विघटित करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया, अर्थात उस नगरपालिका का विघटन होने वाला है, तो जिस नगरपालिका का विघटन होने वाला है यदि उसका जो शेष कार्यकाल है वो 6 माह से कम बचा हो, अर्थात 6 माह बाद नई नगरपालिका के इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में नई नगरपालिका का गठन नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब 5वां पॉइंट आप देखिए, कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व विघटित नगरपालिका के स्थान पर नई नगरपालिका शेष अवधि के लिए गठित होगी। यह पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट का अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि जो नगरपालिका वर्तमान में विघटित कर दी गई है, तो विघटन के बाद जो नई नगरपालिका आएगी वह शेष कार्यकाल के लिए आएगी, अर्थात जो विघटित कर दी गई नगरपालिका है उसका जो कार्यकाल शेष बचा था उस शेष कार्यकाल के लिए ही नई नगरपालिका आएगी। यदि इसे उदाहरण के तौर पर समझें तो आपको पता है कि नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब मान लीजिए कोई नगरपालिका को 3 वर्ष हो गए और 3 वर्ष के बाद उस पर कर्तव्यों के उल्लंघन का आरोप लगा और राज्य सरकार ने आदेश दिया और उस आदेश के कारण नगरपालिका का विघटन हो गया। तो 3 वर्ष बाद नगरपालिका का विघटन हो गया, तो जो नई नगरपालिका चुनी जाएगी वह 2 वर्ष के लिए चुनी जाएगी, क्योंकि पिछली नगरपालिका का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है उसमें से 3 वर्ष वह काम कर चुकी थी और 2 वर्ष शेष थे और उसका विघटन हो गया। तो इस कारण नई नगरपालिका जो आएगी वह केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी, अर्थात जो 2 वर्ष का समय बचेगा उसके लिए कार्य करेगी। उम्मीद करता हूं यह पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अगला और लास्ट इस धारा का पॉइंट है, विघटन का आदेश किया जाने के पश्चात कारण कथनों के साथ विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। तो राज्य सरकार जब विघटन का आदेश करेगी तो वह आदेश किए जाने के पश्चात उसके सभी कारण को बताते हुए कि क्यों और किस कारण से वह आदेश किया गया, इन सभी कारण कथनों को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह अपना पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है। धारा 322 हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ यह धारा आपको समझ में आई होगी। कोई भी अगर इससे रिलेटेड आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगली धारा है धारा 323। धारा 323 के अंदर नगरपालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद। प्राधिकारी शब्द की इंग्लिश वर्ड हो जाएगा अथॉरिटी। इस धारा में पहला पॉइंट है, अधिनियम के अधीन किसी मामले के संबंध में यदि नगरपालिका तथा एक या अधिक अन्य स्थानीय प्राधिकारियों अर्थात लोकल अथॉरिटी के बीच कोई विवाद विद्यमान हो और जिसके विनिश्चय के लिए अधिनियम में अन्यथा उपबंध नहीं है तथा विवाद का सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं होता है, तो का पॉइंट में दिया है, यदि विवाद जिले की किसी अन्य नगरपालिका से या किसी पंचायत से हो तो कलेक्टर विवाद का संज्ञान कर सकेगा और स्वयं उसका विनिश्चय कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। खा पॉइंट दिया है, अन्य सभी मामलों में मामला संभागीय आयुक्त को निर्दिष्ट किया जाएगा जो विवाद का संज्ञान करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। और दूसरा पॉइंट यह दिया गया है
कि उक्त विवाद के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा कोई वाद ग्रहण नहीं किया जाएगा। अब इस धारा के सभी पॉइंटों को समझने का हम प्रयास करेंगे। पहले पॉइंट का अर्थ समझें तो पहले पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि अधिनियम के अधीन किसी मामले में, अर्थात यहाँ जो विवाद है वह नगरपालिका तथा एक या एक से अधिक प्राधिकारियों के बीच विवाद की बात की गई है। और जो विवाद होगा वह किन मामलों पर होगा कि अधिनियम के अधीन जो मामले आते हैं उन मामलों के विरोध की बात की गई है। यहाँ किसी पर्सनल दुश्मनी या पर्सनल मामले के संबंध में बात नहीं की गई है। यहाँ बात की जा रही है कि वह मामले जो अधिनियम के अधीन आते हैं। तो अधिनियम के अधीन किसी मामले में किसी नगरपालिका का किसी एक से या एक से अधिक लोकल अथॉरिटी यानी कि स्थानीय प्राधिकारी, जिसके अंदर हो सकता है कोई व्यक्ति हो या कोई अथॉरिटी, जैसे किसी अन्य नगरपालिका से विवाद हो, किसी पंचायत से विवाद हो या किसी और संस्था या अथॉरिटी से विवाद हो सकता है। तो जब नगरपालिका के साथ किसी अन्य अथॉरिटी का या अन्य प्राधिकारी का कोई विवाद हो जिसके बारे में कोई विनिश्चय अधिनियम में विद्यमान नहीं हो, अर्थात उस विवाद का कोई सॉल्यूशन अधिनियम में नहीं दिया गया है और उस विवाद का सौहार्दपूर्ण समझौता भी नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यदि वह मामला जिले की किसी अन्य नगरपालिका से या अन्य पंचायत से है ऐसा विवाद, तो कलेक्टर उस विवाद का संज्ञान करेगा और उसका विनिश्चय ही अंतिम विनिश्चय माना जाएगा। और दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि अन्य मामले सभी संभागीय आयुक्त को निर्दिष्ट किए जाएंगे और संभागीय आयुक्त का जो निर्णय होगा, जो विनिश्चय होगा, उसे अंतिम माना जाएगा। और दूसरा पॉइंट यह दिया गया था कि इस प्रकार के विवाद से संबंधित कोई भी मामला सिविल न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगली धारा है धारा 324, जिसके अंदर नगरपालिका और नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद की बात की गई है। तो इस धारा के अंदर नगरपालिका का विवाद हो सकता है नगर सुधार न्यास के साथ हो, या नगरपालिका का विकास नगर विकास प्राधिकरण के साथ हो, या फिर हो सकता है नगरपालिका का विवाद किसी अन्य कानूनी बोर्ड के साथ हो। तो उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। इस धारा में बताया गया है किसी नगरपालिका और किसी भी नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकरण, आवासन बोर्ड या किसी भी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच क्षेत्रीय और प्रत्यकरण अर्थात टेरिटोरियल एंड फंक्शनल संबंधी अधिकारता से संबंधित विवाद जिनका सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं हो, तो उन्हें राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम माना जाएगा। तो इस धारा का अर्थ यही है कि जब नगरपालिका का विकास किसी कानूनी बोर्ड जैसे नगर सुधार न्यास से हो, नगर विकास प्राधिकरण से भी विवाद हो सकता है, आवासन बोर्ड और नगरपालिका का विवाद हो सकता है, तो इस तरह के जो भी मामले हैं उनका यदि सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं हो पा रहा है, तो वह सभी मामले राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर दिए जाएंगे और राज्य सरकार का जो विनिश्चय होगा वह अंतिम माना जाएगा। तो यह धारा 324 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 325, जिसके अंदर सरकार की नगर पालिकाओं की उपविधियों तथा नियमों को रद्द करने की या उपांतरित करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा का सीधा सीधा अर्थ यह है कि राज्य सरकार यदि चाहे तो वह नगर पालिका की नियमों और बनाई गई उपविधियों को निरस्त कर सकती है या उनमें बदलाव भी कर सकती है। तो इस धारा का पहला पॉइंट है, राज्य सरकार किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके नगर पालिका द्वारा बनाई गई उपविधि या नियमों को पूर्णतः या भागतः निरसित अर्थात रिपील या उपांतरित अर्थात मॉडिफाई कर सकेगी। आगे दिया गया है, परंतु राज्य सरकार ऐसी कार्यवाही से पूर्व नगर पालिका को प्रस्ताव के आधार के बारे में सूचित करेगी। प्रस्तावना अर्थात प्रपोजल के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए उचित समय नियत करेगी तथा नगर पालिका के स्पष्टीकरण पर विचार करेगी। अब इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए। यहाँ दिया गया है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके नगर पालिका की जो विधियां बनाई गई हैं, उपविधियां और जो नियम बनाए गए हैं, उनको पूर्णतः या भागतः समाप्त कर सकती है
या उनमें बदलाव कर सकती है। और आगे यह दिया गया है कि जब भी राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी तो उससे पूर्व वह नगरपालिका को इस प्रस्ताव के बारे में सूचित करेगी और उस प्रस्ताव में वह किस आधार पर किया जा रहा है उसके बारे में बताएगी। आगे यह दिया गया है कि जो भी विरुद्ध हेतुक हैं, अर्थात राज्य सरकार जो कारण बताएगी उपविधियों को समाप्त करने का, नगरपालिका को उस कारण को जानने का और देखने का उचित समय दिया जाएगा और नगरपालिका उस विरुद्ध हेतु या विरोध का जो कारण है उसके लिए अपना स्पष्टीकरण भी दे सकती है और राज्य सरकार उस स्पष्टीकरण पर विचार करेगी, उसके बाद ऐसे प्रस्ताव को पास करेगी। आगे दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि अधिसूचना विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावित होगी, यदि तारीख नहीं है तो प्रकाशन की तारीख से। अर्थात जब राज्य सरकार ऐसा आदेश पास कर देगी तो अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, तो अधिसूचना में या तो तारीख दी गई होगी कि यह आदेश इस तारीख से प्रभावी है, यदि कोई तारीख नहीं है तो अधिसूचना प्रकाशन की तारीख को ही तारीख मान लिया जाएगा और उस तारीख से वह आदेश प्रभावी होगा। आगे दिया गया है ऐसी तारीख से पूर्व की गई या लोपित या सहन की गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा और जिस तारीख को ऐसी अधिसूचना प्रकाशित होती है या फिर जो आदेश है वो प्रभावी होता है तो उससे पूर्व जो भी कार्य किए गए हैं वह प्रभावित नहीं होंगे। तो यह धारा 325 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगली धारा है धारा 326, जिसके अंदर सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया गया है राज्य सरकार धारा 3, 6, 7, 67, 94, 102, 103, 107, 111, 142, 297, 318, 322, 325, 337, 343 और 340 धाराएं याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं वो याद कर लेना। बाकी जब हम इसको दोबारा रिवीजन करेंगे या क्वेश्चनों को हल करेंगे तब हम मुख्य धाराएं के बारे में अध्ययन कर लेंगे। या इन धाराओं की शक्तियों और अधिनियम के अधीन अपील अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति को छोड़कर अधिनियम की अन्य सभी शक्तियां अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए आप। इस पॉइंट के अंदर यह दिया गया है कि जो राज्य सरकार है वह जो दी गई सभी धाराओं को और इन धाराओं की जो भी शक्तियां हैं उन्हें और अधिनियम के अधीन अपील अधिकारी को नियुक्त करने की जो शक्ति है जो राज्य सरकार के पास होती है, इन शक्तियों को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन सभी शक्तियों को जो राज्य सरकार चाहे किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी। एक बार पुनः आप समझिए कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन इन धाराओं के अंदर जो शक्तियां दी गई हैं उन्हें और अपील अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति को छोड़कर अन्य सभी शक्तियां जो अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के पास हैं उन शक्तियों को वह अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है। दूसरा पॉइंट है राज्य सरकार यह भी आदेश कर सकेगी कि अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में किसी कलेक्टर या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे आदेश में नामित किया जाए। अब इस पॉइंट का अर्थ आप समझिए। इस पॉइंट में यह दिया गया है सबसे पहले कि राज्य सरकार यह भी आदेश दे सकती है, अर्थात जो आदेश दिया जाएगा वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सबसे पहले इस पॉइंट में यह बताया गया है कि अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में जो शक्तियां कलेक्टर के पास होती हैं या फिर राज्य सरकार के ही किसी अन्य अधिकारी के पास होती हैं। तो यहाँ दो व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है कि अधिनियम की जो शक्तियां हैं, नगर पालिका अधिनियम की शक्तियों के बारे में बात की जा रही है। तो नगर पालिका अधिनियम की जो शक्तियां कलेक्टर के पास हैं या फिर राज्य सरकार के किसी अधिकारी के पास हैं, उन शक्तियों का प्रयोग कोई अन्य अधिकारी भी कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब उसका नाम आदेश में होगा, अर्थात जब कलेक्टर या वह अधिकारी जिसके पास अधिनियम के अधीन शक्तियां हैं वह आदेश में किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य अधिकारी को नामित कर दे तो वह व्यक्ति भी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम समझें, मान लीजिए अधिनियम में कोई कार्य या कोई शक्ति
कलेक्टर के पास है और कलेक्टर अपनी उस शक्ति को कोई आदेश निकालकर एसडीएम को नामित कर सकता है, तो अब उस शक्ति का प्रयोग एसडीएम भी कर सकता है और जो आदेश निकाला जाएगा वो किसी कालावधि के लिए निकाला जाएगा, अर्थात फिक्स समय सीमा के लिए निकाला जाएगा। तो उस समय सीमा में ही एसडीएम या जो भी व्यक्ति जिसका नाम आदेश में नामित किया जाए वह व्यक्ति उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं यह पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। अगली धारा, धारा 327 इस अध्याय की अंतिम धारा, जिसमें अभिलेख मंगवाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। किसी नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी सदस्य या नगरपालिका के किसी अधिकारी या उसकी ओर से कोई आदेश या संकल्प पारित किया गया हो या पारित किया जाने वाला हो, ऐसे आदेश या संकल्प की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में समाधान करने के लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी सुसंगत अभिलेख मंगवा सकता है। जब तक अभिलेख की परीक्षा होगी तब तक ऐसा आदेश या संकल्प आस्थगित रहेगा। अब इस पॉइंट का अर्थ समझिए। इस पॉइंट का अर्थ यह है कि यदि कोई नगरपालिका कोई आदेश या संकल्प पारित करती है या नगरपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या फिर नगरपालिका का कोई अधिकारी या इनकी ओर से कोई व्यक्ति कोई आदेश या संकल्प पारित करता है, तो ऐसे संकल्प की शुद्धता, वैधता और औचित्य को जांचने के लिए राज्य सरकार या फिर उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी इसकी सुसंगत अभिलेख मंगा सकता है। और वह नगरपालिका से ऐसे अभिलेख क्यों मंगाएगा कि वह चाहता है कि जो आदेश या संकल्प पारित किए गए हैं वो शुद्ध हैं, नियमों के अनुसार हैं कि नहीं, उनका औचित्य क्या है, यह जानने के लिए अभिलेख मंगवाए जा सकते हैं। आगे दिया गया है कि जब तक अभिलेख की परीक्षा होगी, अर्थात जो रिकॉर्ड नगरपालिका से मंगाए गए हैं जब तक उनकी जांच और परीक्षा होगी तब तक जो संकल्प पारित किया गया है या पारित किया जाने वाला है वह आस्थगित रहेगा, अर्थात उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही या एक्शन नहीं लिया जाएगा। आगे दूसरा पॉइंट है, राज्य सरकार या नियुक्त अधिकारी अभिलेख परीक्षा के बाद ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा। उसका आदेश अंतिम होगा और नगरपालिका के लिए बाध्यकारी होगा। अब दूसरे पॉइंट का अर्थ आप समझिए कि जो राज्य सरकार है या उसके द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है, जब अभिलेखों की परीक्षा कर लेगा, सारे रिकॉर्ड चेक कर लेगा, उसके बाद यदि उसको उचित लगे तो वह उस आदेश या संकल्प को पारित होने देगा, अन्यथा हो सकता है उसको विखंडित कर दे, समाप्त कर दे या फिर उस आदेश या संकल्प में किसी प्रकार का उपांतरण भी कर सकता है। और जो राज्य सरकार का या फिर उसके द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है उसका जो भी आदेश होगा वह अंतिम आदेश माना जाएगा और नगरपालिका के लिए बाध्यकारी होगा। उम्मीद करता हूं यह धारा आपको समझ में आई होगी। यदि आपको धारा समझ में आई है और क्लास बढ़िया लग रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें। अध्याय 14 आज हमारा समाप्त हो गया है। इसके बाद इसकी एक एमसीक्यू क्लास और आएगी और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में मात्र हमारी एक अध्याय शेष है। हालांकि वह बड़ा अध्याय है लेकिन उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आप इसी तरह वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।